कि क्षारण में क्या होता है कि धातुएं होती है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन, जल वाष्प या फिर अन्य गैसों के साथ क्रिया करे वे ऑक्साइड धातु अपने मेटल अपने ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर अन्य यौगिकों में बदल जाते हैं, जिसके कारण जो धातुओं की जो मूल्य है, धातु की जो वैल्यू है उसके मान में कमी आ जाती है और धातुएं हैं वो कम वैल्यू की हो जाती है। इस घटना को क्षारण कहा जाता है। तो क्षारण के मुख्य उदाहरण के रूप में देखें अपने कि जो लोहा है, तो लोहा है वो हर साल कुल उत्पादन का 15% लोहा ऐसे नष्ट चला जाता है, यानी कुल उत्पादन का 15% लोहा है वो क्षारण के कारण यहाँ अपने ऐसे सामने भाषा में कहीं लोहे की जंग लगने के कारण वो है वो नष्ट चला जाता है। इसी प्रकार से जो तांबा होता है वो तांबा है वो हरा पड़ जाता है, वो उसका कारण भी क्षारण है। और चांदी का मटमेला होना आप सभी जानते हो, वो भी क्या है, क्षारण है। तो क्षारण समझ गए होंगे, जैसे लोहे के जंग लगना, चांदी का मटमेला पड़ना, तांबे का हरा पड़ना, ये क्षारण के एग्जाम्पल है। तो अपने मुख्य रूप से देखें लोहे का क्षारण में क्या होता है और इसके क्षारण से धातुओं को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उसका आज अपने विचार करेंगे इनके बारे में। तो लोहे का क्षारण क्या होता है, कैसे होता है? होता क्या है, जो वायुमंडल के अंदर एक गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है तो ये बहुत कम मात्रा में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं होती तो अपना जीना संभव नहीं था। तो ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल के अंदर नमी पाई जाती है, जल वाष्प की नमी होती है, ये CO2 व H2 आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद में क्या बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 ये कार्बनिक अम्ल होता है। ये कार्बनिक अम्ल जल में अत्यधिक घुलनशील होता है और जब भी कोई बारिश वगैरह या कोई नमी, ओस, इस प्रकार की कोई घटना होती है, कोहरा, उसके अंदर क्या होती है, वायु उसके साथ क्या होती है, ये जल के साथ विलय होकर क्या करती है, ये धातु की सतह तक पहुंच जाती है। और ये मान लो कोई धातु पड़ा था और धातु की सतह तक पहुंच गई है और जल, जब भी किसी मेटल के ऊपर जल, यहाँ पर जल था, जल के अंदर ये घुलनशील था, तो ये यहाँ पर पहुंच गया है और जल में घुला हुआ है और जल में ये एसिड है, तो एसिड है वो अपने आयनों में टूट जाता है। तो H2CO3 क्या करता है कि 2H प्लस में बदल जाता है और साथ में क्या बनता है, CO3 -2 बनता है। और जो दो हाइड्रोजन प्लस बने हैं ये इसके लिए एक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघटय का काम करना शुरू कर देते हैं। ये मटेरियल इस लोहे के लिए विद्युत अपघटय का काम करना शुरू कर देते हैं और विद्युत अपघटय का काम इस प्रकार से शुरू कर देते हैं, कोई विद्युत अपघटय हो गया, एक एनोड बन जाता है, एक कैथोड बन जाता है। आप सब जानते हो कि एनोड का जो काम करता है, एनोड का जो काम करता है वो लोहा खुद करता है एनोड का काम। तो लोहा जो सॉलिड है ये खुद एनोड का काम करता है। एनोड के में क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन की घटना होती है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये Fe+2 में बदल जाता है और साथ में क्या बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। मान लो कि 2Fe है वो Fe+ में बदल गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2, एक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और इसके अंदर जो जल है, जल के अंदर क्या होता है, जल के अंदर ऑक्सीजन भी विलय हो जाती है। मान लो ये जल यहां तक है तो इसके अंदर क्या हुआ, O2 विलय हो गई, तो अब ये ऑक्सीजन है ये कैथोड का काम करना शुरू कर देती है। तो ये कैथोड का काम करेगी तो ऑक्सीजन आ गई और साथ के अंदर ये हाइड्रोजन प्लस आयन है, ये हाइड्रोजन प्लस आयन, मान लो ये 2 अणु टूटेंगे, ये मान लो कि 2 टूट रही हैं, 2 टूट रही हैं तो यहाँ पे कितने, 4 हाइड्रोजन प्लस बनेंगे और 2 कार्बोनेट बनेंगे और ये 4 हाइड्रोजन प्लस है, इस प्रकार से यहाँ से आ गए और जो इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं और यहाँ पर 4, ये Fe ने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और इस प्रकार से क्या बनेगा, यहाँ पर 2H2O बन जाएगा।
इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के लिए अपने इसके लिए जो इनोट सेल पढ़े, तो इनोट पढ़े तो उसका मान आता है -0.44। और इस अभिक्रिया के लिए इनोट देखें तो वो क्या है, वो होता है 1.23 वोल्ट। तो यानी कि एनोड बन गया लोहा खुद और कैथोड बन गया ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन प्लस के साथ जुड़कर, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर जल बना लिया। तो इस प्रकार से एनोड व कैथोड पर अभिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो अपने देखो ध्यान से, कुल मिलाकर क्या हुआ कि सबसे पहले तो क्या था, वायुमंडल के अंदर जल था, उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया की है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके H2CO3 प्रकार का एक अम्ल बना लिया है। और इस अम्ल ने H2CO3 बना लिया है। ये H2CO3 है वो वायुमंडल के नमी के साथ मिलकर अपने धातु तक पहुंच गया। जैसे अपने क्या करते हैं, कोई लोहे के प्राणी मटेरियल जो बच जाता है उसको छत पर रख देते हैं, बारिश वगैरह होती है या नहीं किसी कारण से उसमें वहां पर जल ठहर जाता है, जल के अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है और H2CO3 आ जाता है, जिससे ये टूटने से हाइड्रोजन प्लस आयन मिल जाते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन है ये ही उत्तरदायी होते हैं। तो एनोड का काम किसने किया है, यहाँ पर एनोड का काम खुद लोहे ने किया है। और लोहा जो सॉलिड है वो Fe+2 में बदला है, और क्या बनना है इसके साथ है, मान लो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन बने हैं, मान लो 2 Fe बदलेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो एनोड पर यह घटना घटी है। कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी और ये 4 हाइड्रोजन प्लस बने हैं, ये इसको मान लो 2-2 ले लोगे तो आप ये कितने हाइड्रोजन प्लस बन जाएंगे, 4। तो ये 4 हाइड्रोजन प्लस बने हैं, और यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लिए जा रही हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो सकती है कि क्या बनेगा, जल बन जाएगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए ई नोट सेल का मान बता दिया आपको कि -0.44 होता है। और इसके लिए ई नोट सेल तो नहीं कह सकते, ई नोट ये एनोड है तो एनोड का कह दो, ये ई नोट कैथोड है तो कैथोड का कह दो। ये कितना है, 1.23 है। तो कुल सेल अभिक्रिया क्या हुई है, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दो, एनोड पर क्या हुआ है और कैथोड पर क्या हुआ है, इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़कर लिख दोगे तो क्या आ जाएगी, कुल सेल अभिक्रिया आ जाएगी। तो कुल सेल अभिक्रिया लिखोगे तो बाईं तरफ वालों को बाईं तरफ लिख दो, इनको यहाँ पर जोड़कर लिख दो, इनको यहाँ पर जोड़कर लिख दो। तो क्या हुआ है कि 2Fe साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, साथ में 4 हाइड्रोजन प्लस आ गए, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इधर वालों को इधर लिख दो कि क्या है, 2Fe+2 है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2H2O है। जो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जो बची है वो क्या होगी, कुल सेल अभिक्रिया हो गई है यहाँ पर। और बचा क्या है कि 2Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन प्लस मिलकर क्या बना रही है, 2Fe+2 और 2H2O। कुल मिलाकर हो क्या रहा है, Fe है वो Fe+2 में चला गया। कुल मिलाकर निर्णय क्या निकला इस अभिक्रिया से कि जो Fe था वो Fe+2 में चला गया। और Fe+2 में चला गया है तो क्या होगा, Fe+2 में चला जाए तो क्या होता है। अब ये क्या करता है, Fe+2 है, Fe है, इसमें कुल मिलाकर ये हुआ कि Fe है वो Fe+2 में बदल गया। फिर Fe+2 क्या करता है, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, फिर लास्ट प्रोडक्ट Fe2O3 बनता है। और Fe2O3 साथ में जल और मिल जाता है इसके साथ, तो जल और मिल जाता है तो फिर Fe2O3 है वो X जल के अणु के साथ जुड़ जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है। कुल मिलाकर लोहा किस में बदल गया, जंग में बदल गया। Fe है पहले Fe+2 में बदला है, Fe+2 ये और सोने के साथ मिलकर Fe2O3 H2O बन गया है, और ये जंग में बदल गया है। तो कोरोजन इस प्रकार से लोहे का कोरोजन होता है। तो लोहे के कोरोजन में क्या महत्वपूर्ण घटना क्या घटी है,
इसके लिए सेल विवो क्या हुआ है, दोबारा से देखो इसका सेल विवो क्या आएगा। तो किसी सेल का सेल विवो ज्ञात करने का सीधा सा सूत्र होता है कि ई सेल निकालना हो तो क्या करना चाहिए आपको, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देना चाहिए। और मानक स्थिति है तो ई नोट सेल निकालना हो तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और कैथोड कौन सा है यहाँ पर, कैथोड है ऑक्सीजन का, कैथोड है ऑक्सीजन की, कैथोड का चैनल विभव कितना है 1.23 वोल्ट। तो 1.23 वोल्ट में से क्या घटा दो माइनस 0.44, तो ये आ जाएगा 1.67 वोल्ट, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ई नोट सेल का मान आ जाएगा 1.67 वोल्ट। तो कुल मिलाकर ऐसा लगने लग गया है लो कि हुआ क्या है यहाँ पर कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वायुमंडल में नमी है वो क्रिया करता है H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 अपने जल में घुलनशील होने के कारण जल के साथ किसी भी लोहे की पात्र तक पहुंच जाता है। तो ये कोई लोहे का पात्र था उस तक पहुंच चुका है और ये जल के अंदर क्या होगा, इसका वियोजन हो जाता है, इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं और जल के अंदर ऑक्सीजन भी घुलनशील होती है। तो यहाँ पर एनोड लोहा खुद बन जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ऑक्सीजन होती है वो हाइड्रोजन प्लस जो H2CO3 से प्राप्त हुआ है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ये चयन अभिक्रिया बना लेती है। Fe+2 में जाना है, इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड माइनस 0.44 वोल्ट होता है और ऑक्सीजन का जल में बदलना, यानी कि अपने इसको यहाँ पर लगाएं तो क्या लगाएंगे Fe+2 Fe में जाता है तब ये कंडीशन है, और O2 है वो H2O में जाता है तब ये सेल विभव है। और इस का ओवरऑल सेल विभव निकालना हो तो कैथोड में से एनोड को घटा दो, कैथोड है वो ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन वाले 1.23 में से माइनस 0.44 वाला घटा दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये इस सेल का सेल विभव आ जाएगा 1.67। कुल मिलाकर इतने सेल का वोल्ट बन गया है, इतने वोल्ट का कोई सेल बन चुका है, बैटरी बन चुकी है। तो इस प्रकार से बनने की तो अभिक्रिया है वो फिर साइक्लिक रूप से चलती रहेगी। अब देखो इसमें हुआ क्या है, वही बात है कि जल और ये बनाकर एनोड पर क्या हुआ है Fe है वो Fe+2 में जा रहा है, कैथोड पर क्या हुआ है कुल सेल अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन काट देना। तो कई बार एग्जाम ये आ जाता है कि कोरोजन की कुल सेल अभिक्रिया क्या है, तो बस Fe क्रिया कर रहा है और ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस क्रिया कर रहा है, तो Fe+2 बन रहा है और जल बन रहा है। Fe+2 आगे फिर क्या करता है, Fe+2 आगे Fe2O3 में बदल जाता है और साथ में XH2O जुड़ती है। XH2O यदि X न दिया हो तो 3 H2O वाले को उत्तर सही मानना, तो ये कोरेजन होता है। अब कोरेजन से बचने के लिए क्या करें, अपने कोरेजन से तो 15% लोहा खराब हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए, देखो क्या होता है। कोरेजन से बचने के लिए क्या है, तो लोहे के जो औजार हैं मशीनरी वगैरह हैं उन पर क्या कर देना चाहिए, कोई तेल की, वार्निश की, प्राइमर की, आयरन फॉस्फेट की परत चढ़ा देनी चाहिए। 2-3 तरीके होते हैं कोरेजन से बचने के लिए। क्या तरीके होते हैं कि इन पर कोई परत चढ़ा देनी चाहिए, जैसे लोहे के औजार हैं, अपने लोहे के औजार काम में लेते हैं तो उनके ऊपर कोई तेल वार्निश आदि की परत चढ़ा देनी चाहिए। तो अपने जैसे घरों में लोहे के जो भी उपकरण काम में लिए जाते हैं उस पर वार्निश पेंट वगैरह कर देते हैं ताकि उनके जंग न लगे। जैसे अपने लोहे की गाटर है, लोहे के किवाड़ है, उन पर वार्निश वगैरह कर देते हैं। या पुराने टाइम में आपने देखा होगा कोई सरसों का तेल, या फिर जब भी अपने दीपावली का टाइम आता था तो उनके तेल वगैरह या इस प्रकार से जो लोहे के होते थे उनके लगा दिया जाता था ताकि वार्निश वगैरह जंग न लगे। दूसरा होता है, मुख्य रूप से आपको बताइए, रंग लगा देते हैं, रंग यानी कि पेंट कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, वार्निश लगा देते हैं। जो मुख्य है वो है कि कम सक्रिय धातु की परत चढ़ा दें, कम सक्रिय धातु की परत डालें। कम सक्रिय यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल है उसकी परत डालें। और दूसरी है कि मोर रिएक्टिव
यानी कि अधिक सक्रिय धातु की पर चढ़ा दी जाए, अधिक सक्रिय धातु की पर चढ़ा दें। यानी कम सक्रिय धातु की पर चढ़ा दें। जैसे अपने मान लो कि ये लोहा है, ये लोहे के चारों तरफ तांबे की पर चढ़ा दी, तो ये कम सक्रिय धातु तांबा होता है, वो कम सक्रिय धातु होता है। लोहा क्या होता है, ज्यादा सक्रिय धातु होता है। तो उसकी परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, क्योंकि तांबे का कोरेजन धीरे धीरे होता है, जबकि लोहे का कोरेजन होता है वो बड़ी तेजी से होता है। तो तेजी से किसका होता है, धीरे धीरे किसका होता है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जिसका चयन भी वो कम होता है उसका ज्यादा तेजी से कोरेजन होता है, यानी कि अधिक सक्रिय धातुओं का कोरेजन तेजी से होता है। जैसे मान लो अपने एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी कि लेके बारात कान्हा मजे से आला, लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी, प्यार भरी, फेंक दे, यानी कि यहां पर ऐसे आएगा FE और CD, फेंक दे निगाहें सुंदरी। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपने याद करने की ट्रिक पड़ी थी, प्यार भरी। इसमें अब चयन को इसका होता है -0.3, दोबारा सुने, इसका चयन होता है -3.05 वोल्ट का चयन होता है। और इसका यहां पर अपने चले जिंक का होता है -0.76, और अपने जैसे यहाँ पर लोहा आया था इसका होता है -0.44, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर अब चयन वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिसका चयन वो कम है उनका क्षारण बहुत तेजी से होता है। तो क्षारण लिथियम का सबसे तेजी से होगा, उसके बाद में पोटेशियम का होगा, बेरियम का होगा, कैल्शियम का होगा, सोडियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो एक तो ये क्रम पूछ रहे क्या किसका क्षारण ज्यादा होगा, ऊपर वालों का क्षारण ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर वाले ज्यादा क्रियाशील होते हैं, नीचे वालों का क्षारण कम होता है, वो कम क्रियाशील होते हैं। पीपी के भी नीचे और है, पीपी के नीचे वालों को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी। इसके बाद में हाइड्रोजन आता है जिसका चयन वो शून्य होता है। इसके बाद में आई क्यों आई आगे पारो बोरिकल पिटी और फिरे, बोरिकल पिटी और फिरे, यानी कि सोना लास्ट में आता है, इसीलिए सोने का क्षारण वगैरह नहीं होता है तो बहुत अल्प मात्रा में होता है। तो सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। क्यों आई आगे पारो बोरिकल पिटी, यहाँ पर पिटी है, प्लेटिनम आता है, यानी प्लेटिनम है और सोना है उसका क्षारण बहुत ही कम होता है, ये कम क्रियाशील होती है, इसीलिए सोने और प्लेटिनम के आभूषण है वो बनाए जाते हैं, और इन सक्रिय धातुओं के आभूषण नहीं बनाए जाते क्योंकि ये क्या होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है। जैसे अपने सक्रिय धातु इनमें से किसी का आभूषण बनाकर नाक में पहन लिया और अपने पहनकर तो सो गए, नींद आ रही थी मान लो, सुबह उठकर देखा नाक ही नहीं है, नाक कहां चली गई, इन धातुओं ने नाक के साथ क्या कर ली, क्रिया कर ली। तो इसीलिए कोई इन धातुओं की कोई आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि कोई नाक कान के साथ क्रिया कर ले तो नाक कान के बगैर हो जाए तो दिक्कत हो जाए ना। किसी के नाक में आभूषण कर रहा था नाक के साथ क्रिया करे, नाक ही नहीं रही तो सरपणखा बढ़ जाएगी। इसलिए सब बचने के लिए अपने सोना प्लेटिनम चांदी इन धातुओं के आभूषण है वो बनाए जाते हैं, जबकि इन धातुओं के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इनको मुक्त अवस्था में भी नहीं रखा जा सकता, ये तो इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है। किसी को जैसे सोडियम को मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, तो ऊपर वाली धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती है और नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील होती है, यानी कि ऊपर वालों का संचालन आसानी से होता है, नीचे वाले का संचालन आसानी से नहीं होता। अब जैसे देखो Fe को बचाना है, Fe तो ये रही, मान लो Fe को बचाना है तो नीचे वाली कोई धातु काम में लो कम से क्रिया, जैसे मान लो आपने कॉपर काम में ली, तो इसमें भी एक दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है, कहीं से भी कॉपर का भी क्षारण हो जाए
और यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाए ना, फिर क्या होगा, क्योंकि कॉपर की नेचर तो क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, तो ये फिर फटाफट त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, और ये ग्रहण कर लेगा तो क्षारण होता है वो बहुत तेजी से होगा। यदि हट जाए तो परत, तो कम सक्रिय धातु, ये एक बचाने का तरीका होता है, ये कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर भी क्षारण को रोका जा सकता है। और मुख्य है अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर, अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर क्षारण को रोकेंगे, तो इस प्रकार की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसका विशेष नाम होता है बलिदानी सुरक्षा। इसे कहा जाता है बलिदानी सुरक्षा है, कि ये बलिदान कर कर, बलिदानी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अपने क्या करें, कोई धातु है, कोई धातु है, उस धातु को बचाने के लिए उस धातु के चारों ओर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा दी जाए। ये परत चढ़ाई है वो अधिक सक्रिय धातु की है, इसका क्षारण तेजी से होगा, लेकिन ये धातु बची रहेगी। तो ये बार वाली धातु तो अपना खुद का बलिदान देकर अंदर वाली धातु को क्या करती है, बचाए रखती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है, बलिदानी सुरक्षा कहा जाती है। यानी कि खुद बलिदान होकर, खुद है वो अपने प्राण खोकर और अंदर बीच वाले को बचाए रखता है। अपने इतिहास है वो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है, उसमें कुछ ऐसी बलिदानी सुरक्षा के एग्जाम्पल आते हैं। जैसे उदय सिंह था, मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था, राणा सांगा का पुत्र था, राणा सांगा का पुत्र था। उसको बचाने के लिए जो पन्ना दाई थी, पन्ना दाई ने अपने बच्चे चंदन का बलिदान देकर अपने चंदन को उसके, जैसे ही उसको मारने के लिए आ रहे थे दुश्मन लोग, तो उसने उसको तो है एक टोकरी में छुपा दिया उदय सिंह को, और अपने बच्चे को वो शाही आभूषण पहनाकर सुला दिया, जिससे चंदन तो मारा गया लेकिन उदय सिंह की रक्षा हो गई। यदि अपने ये पन्ना दाई ऐसा बलिदान नहीं देती तो उदय सिंह के पुत्र का नाम महाराणा प्रताप था, तो महाराणा प्रताप जैसे वीर फिर कहां से जन्म लेते। तो इस प्रकार की बलिदानी सुरक्षा है, खुद बलिदान होकर किसी को बचाना। तो यानी कि धातु के चारों तरफ सक्रिय धातु की परत चढ़ा दी जाती है, तो वो सक्रिय धातु तो मर जाता है, लेकिन अंदर वाले को की सुरक्षा होती है। तो ये बलिदानी सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बलिदानी सुरक्षा। कैसे, जैसे मान लो अपने पेट्रोल डीजल आदि जिस प्रकार से पानी की सप्लाई होती है, उसी प्रकार से पेट्रोल डीजल आदि है वो भी पाइपों के द्वारा आते हैं। जैसे मान लो ये कोई पाइप है, ये किसकी है, ये लोहे की पाइप है, मान लो एफई की पाइप है। तो एफई की पाइप है, इसमें तो क्या होगा, एफई है वो चाहता है कि मैं Fe+2 में बदल जाऊं और मेरा भी क्षारण हो, लेकिन इसका संबंध क्या कर दिया जाता है, इसका संबंध एक तार के द्वारा सक्रिय धातु के टुकड़े से कर दिया जाता है, और सक्रिय धातु का टुकड़ा मुख्य रूप से काम में लिया जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को काम में लेंगे, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा तो मैग्नीशियम है क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये Mg+2 त्याग करे और अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसको सप्लाई कर देगा। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत ही इसको भेज देगा और इसके कहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन ले तो वापिस जा। तो ये अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को होने ही नहीं देता। ये जैसे ये त्यागना की कोशिश करता है, तुरंत ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर इसको वापिस कर देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मैग्नीशियम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg+2 आयन में बदलता रहता है। तो मैग्नीशियम है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, लेकिन इस पाइप की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये बीच बीच में कई जगह लगाई जाती है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का टुकड़ा लगा दिया और 2-4 किलोमीटर यहाँ पर मैग्नीशियम का टुकड़ा लगा दिया। तो बीच बीच में मैग्नीशियम के टुकड़े लगा दिए जाते हैं ताकि इस पाइप का बचाव हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम का टुकड़ा नष्ट हो जाता है। तो वो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने दिनों में मैग्नीशियम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद के अंदर ये मैग्नीशियम के टुकड़े हैं
वो चेंज करते रहते हैं। तो ये पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, कहीं से भी मान लो रिस्क जाए तो अपने जैसे मान लो आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल बिखर जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए मैग्नीशियम के टुकड़े, यानी कि जिस धातु का ये पाइप बना है उससे अधिक सक्रिय धातु के टुकड़ों को जोड़ दिया गया है। तो सक्रिय धातु है ये नेक्स्ट होता है, ये Mg है वो Mg+2 में बदल कर नेक्स्ट हो जाता है। लेकिन Fe की क्या होती है, सुरक्षा होती है। इस प्रकार की सुरक्षा को क्या कहा जाता है, बलिदानी सुरक्षा कहा जाता है, कि यहाँ पर बलिदान देकर भी सुरक्षा की है। और बाद के अंदर क्या किया जाता है, Mg के टुकड़ों को बदल दिया जाता है। तो ये बलिदानी सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट सुरक्षा मानी जाती है। देखो बचाना इंपॉर्टेंट है किसी को, ये बचाने वाला एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्षारण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, लोहे की औजारों व मशीनों को जंग से बचाने के लिए उस पर तेल की परत चढ़ा देनी चाहिए, वार्निश या प्राइमर की परत चढ़ा देनी चाहिए, या फिर आयरन फॉस्फेट की परत चढ़ा देनी चाहिए, या फिर कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर भी सुरक्षा की जा सकती है, और या फिर अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर भी सुरक्षा कर दी जाती है। अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाने से अधिक सक्रिय धातु खुद नष्ट होकर कम सक्रिय धातु को बचा लेती है। अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ाने पर अधिक सक्रिय धातु खुद नष्ट होकर सक्रिय धातु को कम सक्रिय धातु को बचा लेती है। इस प्रकार की सुरक्षा को ही बलिदानी सुरक्षा कहा है। और लोहे की पाइपों को बचाने के लिए लोहे की पाइपों का संबंध अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम के साथ कर दिया जाता है। मैग्नीशियम स्वयं ऑक्सीकृत होकर Fe को नष्ट होने से बचा लेती है। यह भी एक प्रकार की बलिदानी सुरक्षा है। जमीन में दबे पाइपों को, जहाज की पेंदुओं आदि को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे मान लो जहाज के अंदर छेद हो जाए बड़ी वाली जहाज में, तो उसके अंदर तो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े बेड़े, इस प्रकार से बचाने के लिए मैग्नीशियम बड़ा काम आता है। और ये बलिदान देकर बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े बेड़े हैं, उनको जिनकी लंबाई कई किलोमीटरों में होती है, उनको बचाने में बलिदानी सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है।